नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर नंबर 20 की बात करेंगे भाई जयसवाल सर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण साथियों प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके संपूर्ण कंसेप्ट से रिलेटेड रहेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों को जितना भी फीडबैक हो, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अपना अपना फीडबैक, अपना अपना स्कोर बताना है। और आज का जो प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर रहेगा, अभ्यास प्रश्न पत्र रहेगा, थोड़ा वर्ग 2 से मिलता जुलता रहेगा। जी हाँ, आपका जो वर्ग 2 का एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड हम थोड़ा आज के क्वेश्चनों को बहुत टफ किए हैं, क्योंकि हो सकता है अगर उन्हीं से रिलेटेड आए, यानी वर्ग 2 का पूरे प्रश्न नहीं है, वर्ग 2 से रिलेटेड आपके प्रश्न मिलेंगे। यानी वर्ग 2 जैसे हाई प्रश्न मिलेंगे, ग्रेड 3 के लेवल के ही प्रश्न रखे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए जान लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट अभ्यास प्रश्न पत्र मॉडल पेपर 30 में से आप लोगों को फीडबैक कितना मिलता है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। बाकी इसके पहले प्रैक्टिस पेपर की लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। आपका कमेंट आ चुका होगा कि विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री जो व्यापार मार्ग है वह होता है अटलांटिक महासागर। जी हाँ, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग जो होता है अटलांटिक महासागर में। जहाज़ों के अत्यधिक आवाजाही के कारण इसे शिपिंग लेन भी कहा जाता है, और इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलती है। इसके चारों ओर विभिन्न चौड़ाइयों वाला महाद्वीप मग्न तट है, और सभी जानते हैं कि अफ्रीका के तट के समीप इसकी चौड़ाई 80 से 160 किलोमीटर तक है, किंतु उत्तर पूर्वी अमेरिका और उत्तर पश्चिमी यूरोप के तटों के समीप इसकी चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर तक है। आप देख सकते हैं। अतः यहाँ से जहाज़ों का संचालन उचित ढंग से होता है। दूसरा प्रश्न है साथियों, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ से वर्षा होती है? दक्षिण पूर्वी छोर जो होता है जिसे टिप कहा जाता है, पश्चिमी तट पर, उत्तर पूर्वी भारत में, या पूर्वी तट पर। तो आप सभी जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून जो है कहाँ से वर्षा होती है? पश्चिमी तट की बात करें। पश्चिमी तट सभी लोग जानते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। और लौटते समय मानसून से जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल में फिर वर्षा होती है लौटते समय, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, भारत के वायसराय के नाम पर है। तो आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट की बात करें, माउंट एवरेस्ट जो नाम है किसके पर रखा गया है? तो शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम पहले पर्वतारोही के नाम पर रखा गया है। जी हाँ, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। यह एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और महासर्वेक्षक थे। 1865 में ही माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया था। चौथा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? मंडला जिले में, भिंड जिले में, झाबुआ जिले में, छिंदवाड़ा जिले में। सभी कमेंट कीजिएगा। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? वह आपके झाबुआ जिला। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। फीडबैक प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का कमेंट सर्वोपरि है, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन जो क्षेत्र होता है कौन सा है? रीवा पन्ना का पठार है, नर्मदा घाटी है, बुंदेलखंड है, या मालवा का? सभी कमेंट कीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का अगर क्षेत्र देखा जाए तो वह हो जाएगा मालवा का क्षेत्र। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राख का कारण है? जल विद्युत ऊर्जा केंद्र, कोयला दहन ऊर्जा केंद्र, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, या ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र की बात करेंगे। तो सभी जानते हैं राख के कारण, जो राख का कारण है कोयला दहन ऊर्जा केंद्र है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, सिंपल प्रश्न है, कई बार हम कर चुके हैं इस प्रश्न को, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि गिर के जंगल में स्थित है? केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। तो गिर के जो जंगल है वह कहाँ पर स्थित है? सभी जानते हैं गिर के जंगल जो है आपके गुजरात पर है, और
यहाँ पे एशियाई शेरों के प्रसिद्ध के नाम से जाना जाता है। गिर के जंगल गुजरात में हैं, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जाना जाता है। 8वां प्रश्न दिया गया कि अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? आपका बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद, लखनऊ। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? आपका कमेंट आ चुका है, हम बात करेंगे बद्रीनाथ। जी हाँ, अलकनंदा तटी के तट पर बद्रीनाथ शहर स्थित है। यह नदी कर्णप्रयाग से निकलती है। यह नदी उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, गढ़वाल जिले में बहती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ सरस्वती, धौली गंगा, पिंडार और मंदाकिनी हैं। और इसकी टोटल लंबाई जो है 190 किलोमीटर है। और देवप्रयाग के पास अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल जाती है, जिसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा के नाम से कहाँ पर इसका उद्गम होता है? जब देवप्रयाग के पास अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल जाती है, फिर इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। 9वां प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग या कब भाग लिया? तो भारत ने जो है पहली बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों में भाग कब लिया था? 1930, 34, 38, 58। सभी कमेंट कीजिएगा। तो भारत ने पहली बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों में जो भाग है साथियों, वह 1934 में लिया था। जी हाँ, भारत कुल 18 राष्ट्रमंडल खेलों में 1934 से पिछले 14 खेलों में हिस्सा ले चुका है। और 4 से 15 अप्रैल 2018 के बीच गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। यह राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की 18वीं उपस्थिति थी। 26 स्वर्ण पदक और कुल 66 पदक के साथ भारत टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहा। और यह जो हर 4 वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। कितने? 2 राष्ट्रमंडल खेलों में अंतराल 4 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि भारत में उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हुए सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है। तो आप सभी जानते हैं इन तीनों का नाम जब जिक्र होता है, भारत में उत्तरी मैदान की जो 3 प्रमुख प्रणालियों की नदियां होती हैं वह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र होती है, सभी जानते हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही हम एमपी टेट की कैटेगरी पर, इसे वीवीआईपी कैटेगरी पर प्रश्न पर रखेंगे कि चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अहमदाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ, कोटा। सभी कमेंट कीजिएगा। तो चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सभी जानते हैं कोटा शहर। जी हाँ, चंबल नदी के तट पर कोटा शहर स्थित है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू की पहाड़ी से निकलती है तथा इटावा के समीप यमुना पर मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश जो आपकी चंबल नदी है कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के महू की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और गंगा नदी में आकर मिलती है? कोशी नदी, झेलम, चिनाब, रावी। सिंधु की 5 सहायक नदियाँ सभी को पता होगा, झेलम, चुनाव, रावी, सतलुज, ब्यास, ये हैं। ठीक है, तो ऐसी नदियाँ जो, या वह नदी जिस नदी का उद्गम नेपाल में है और गंगा में नदी में आकर मिल जाती है, वह आपकी कौन सी कहलाती है? बात करेंगे कोशी नदी की। जी हाँ, और कोसी नदी को मार्ग बदलने रहने के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2016 विजेता टीम का कप्तान कौन था? प्रकाश चोपड़ा, शिमरीन हेटमायर, संदीपन दास, उन्मुक्त चंद। तो आप सभी जानते हैं आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2016 की विजेता वेस्ट इंडीज़ रही है और वेस्ट इंडीज़ टीम के कप्तान उस समय शिमरीन हेटमेयर थे। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करेंगे अभी 2022 में जो अंडर 19 के मैच हुआ है, इनसे संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। तो भारत की अंडर 19 टीम ने इतिहास रचा है इस बार। भारत की टीम ने शनिवार को एंटीगा में खेले गए आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 के फाइनल में जीत दर्ज की है और अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड मजबूत कर लिया है। और भारत की टीम ने इंग्लैंड को 4 विकेट से अंडर 19 विश्व कप के फाइनल के मैच में हराया और अपना 5वां खिताब जीता। भारत की टीम के लिए 5वां अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब था, जो किसी भी टीम से ज़्यादा है। और यश ढुल की कप्तानी वाली टीम ने 190 रन का लक्ष्य जो है 47.5 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया है। तो इसके कप्तान कौन है जीतने वाली की? ठीक है, यश ढुल, ये नाम याद रखिएगा। और इस तरह भारत को 4 विकेट से जीत मिली और भारत इस टूर्नामेंट में एकमात्र अजेय टीम रही है जिसने अपने 6 मुकाबले जीते हैं।
वहीं पे 5 इंग्लैंड ने जीते हैं, जबकि 6वें फाइनल मैच में टीम से इंग्लैंड ने हार मिली। ठीक है, तो इंग्लैंड टीम किससे हारी? भारत से हारी फाइनल पर। और अंडर 90 कप 2022 के विजेता भारतीय टीम है और जिसके कप्तान यश ढोल की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी को शांगपो भी कहा जाता है? सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो कहा जाता है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जब आपस में मिल जाती है तो इसे मेघना कहा जाता है। कई बार पूछा भी गया प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिल जाती हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ज्वारंधमुख बनाती है? या एस्चुरियन की बात करेंगे, गंगा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। सभी कमेंट कीजिएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं सभी बताइएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? ताप्ती नदी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में या बैतूल जिले से निकलती है। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। और पश्चिम की ओर नर्मदा के लगभग समांतर एक द्रोणी बेसिन में 724 किलोमीटर तक बहती है। यह नदी ज्वारंधमुखी बनाती है, 4 एस्चुरी बनाती है। एस्चुरियन आपने पिछले क्लास में हम पिछले अभ्यास प्रश्न पत्र आपको बताया भी था। और भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियाँ जो हैं समुद्र में मिलने से पहले आपके ज्वारंधमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती हैं, क्योंकि नदियों के मुहाने पर नदियों का द्वारा बहाकर लाया गया मलबा जो होता है समुद्र तट से दूर चला जाता है। ठीक है, तो इस नदी की लंबाई लगभग आपके 724 किलोमीटर है। किस नदी की बात करेंगे? ताप्ती नदी की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मृतोपजीवी किस पर निर्भर करते हैं? जीवित पौधों पर, जीवित पशुओं पर, मृत और क्षय सामग्रियों पर, अकार्बनिक रासायनिक यौगिकों पर निर्भर करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं मृतोपजीवी जो पौधे होते हैं या जीव होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? तो मृत और क्षय सामग्रियों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इनका मृतोपजीवी नाम रखा गया है। ठीक है, मृत और क्षय सामग्रियों पर इनका जो भोजन है वो होता है। और जैसे इन सामग्रियों में जैसे आपका गैस पोषक तत्वों में भी यह बदल देते हैं। ठीक है, यूज करके। और फॉर एग्जांपल हम बता ही चुके हैं आपको, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट पर आप पे बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? सतलुज, घाघरा, बेतवा, तापी नदी। सभी बताइए। जी हाँ, इनमें से कौन सी नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है वह है सतलुज नदी। जी हाँ, सतलुज नदी जो है मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है और सिपकीला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। और यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी भी है। सतलुज नदी याद रखिएगा। ड्राइंग आयल से बड़ी मात्रा में पाई जाती है। वसा, प्रोटीन, संतृप्त वसी विलयन, असंतृप्त वसी विलयन। तो आप सभी लोग जानते हैं ड्राइंग किसकी बात कर रहे हैं हम? ड्राइंग आयल में जो है सबसे बड़ी मात्रा में जो पाई जाती है वह है असंतृप्त वसी विलयन। ये आपको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छा फीडबैक आप लोगों को मिल रहा है, इसी तरह फीडबैक जारी रखिए, क्योंकि ईवीएस में 25 प्लस का स्कोर करना है, तभी आप लोग आज सब्जेक्ट में आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस के स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। और आपको बता देता हूँ 5 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आना है, 3 सब्जेक्ट में आपकी पकड़ जो है 25 प्लस स्कोर आना ही आना चाहिए, तभी यहाँ पे सिलेक्शन बरोबर है। जी हाँ, 3 सब्जेक्ट में आपकी पकड़ जो है प्रमुख पूरी तैयारी होनी चाहिए। और बाल विकास, पर्यावरण 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे आप पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और बेहतरीन क्लासेज हम यहाँ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं 100 to 100 कंसेप्ट के अभ्यास प्रश्न पत्र आपके लिए ला रहे हैं। और अभी तक पता है लगभग 65 यहाँ पे हम अभ्यास प्रश्न पत्र जो है मॉडल पेपर, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर जो है कंप्लीट कर चुके हैं सभी सेट मिला के। और ज़्यादातर अभ्यास हमने पर्यावरण और बाल विकास के किए। अगला प्रश्न है, 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी जलपट्टी को क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं, आपके जल डमरू मध्य कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, स्थल संयोजक अर्थात कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली जो सकरी जलपट्टी होती है उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है कि पेनिसिलिन पृथक किया गया था कवक से, शैवाल से,
विषाणु से, जीवाणु से। और आपको पता होगा पेनिसिलिन की खोज से हमारे रीवा क्षेत्र के मशहूर कॉमेडियन, एक उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। उस टाइम जस्ट हमने यूट्यूब थोड़ा बहुत जानते थे और स्टार्ट भी किया था, तो उनका जो वीडियो वायरल हुआ था हमारे आसपास के क्षेत्र के इलाके के हैं, ठीक है। और आपका कमेंट भी, आपने नाम भी शायद कर दिया होगा। पेनिसिलिन की खोज किसने थी, उन्होंने मोबाइल पे से वीडियो उनका वायरल हुआ कॉमेडी तौर पर, ठीक है। अविनाश तिवारी जी की बात कर रहे हैं और मौका मिलेगा ज़रूर उनसे भी मिलेंगे हम, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ चीज़ें होती हैं एक, ठीक है, जानकारी के तौर पर, ये एग्ज़ाम के नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये परिवार है, जुड़े हुए हैं, तो कुछ चीज़ें हैं शेयर हो जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न की बात करेंगे। पेनिसिलिन पृथक किया जाता है, किसकी बात कर रहे हैं, कवक से किया जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, पेनिसिलिन जो होता है, पेन या PCN इसे बोला जाता है, एंटीबायोटिक का एक समूह है जो कवक से पृथक किया जाता है। यह प्रथम औषधि है जो कई तरह की बीमारियों को रोकथाम के लिए उपयोग होता है। यह एंटीबायोटिक रोगाणुओं के कोशिका भित्ति संश्लेषण को रोकती है और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था, ठीक है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी, 1928 में की थी। वातावरण में पोषक पदार्थों को पुनः चक्रण करने में सहायक सुनिश्चित सूक्ष्म जीवों को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। तो आप भली भांति प्रकार से जानते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं कि वातावरण में पोषक पदार्थों को पुनः चक्रण करने में सहायक सुनिश्चित सूक्ष्म जीवों को जो है किस रूप में परिभाषित किया जाता है, अपघटक के रूप में परिभाषित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अपघटक वे सूक्ष्म जीव हैं जो मृत पदार्थों को अपघटित कर गैस और पोषक तत्व में बदल देते हैं, जिसका जिक्र हम पिछले प्रश्न पर कर भी चुके हैं। अपघटक अपने भोजन के लिए मृत या विघटन योग्य पदार्थों पर निर्भर करता है। अपघटक जो होता है, अपघटन पुनः चक्रण की जैविक प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में मुक्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत होता है। तो जो डायस्टेज होता है यह किस एंजाइम का स्रोत होता है, लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत, अग्नाशय, सभी कमेंट कीजिएगा। तो डायस्टेज की अगर बात करें तो डायस्टेज जो एंजाइम होता है यह किसका स्रोत है, तो यह लार ग्रंथि का स्रोत है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपालनी, इंदिरा गांधी, विजया लक्ष्मी पंडित। ये चारों ऐसे नाम हैं जो भारत में प्रथम हैं। और महिला की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रथम महिला राज्यपाल की बात की जा रही है, तो आपके राइट ऑप्शन सरोजिनी नायडू हो जाएगा। आइए इन चारों ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बनी और उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला और भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष 1925 में बनी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं गोल्डन, थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग और वर्ड ऑफ टाइम है। जहां हम सुचेता कृपालनी की बात करें, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, जी हाँ, सुचेता कृपालनी। और वहीं विजया लक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की प्रथम महिला थी, जी हाँ, विश्व की प्रथम महिला। और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। तो चारों ऑप्शंस की हमने बात कर लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, राज्यपाल या राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। तो संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, वह सभी जानते हैं राज्यपाल पर। संविधान में दिया गया है कि राज्यपाल पर जो है महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को क्रमशः अनुच्छेद 61, 124, 4, 217 के तहत हटाया जाता है, लेकिन राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के पद धारण करेगा और इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति जो है जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ है, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान पर। तो आप सभी भली भांति जानते हैं, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, व्याख्याता हैं
और आप सभी के माता पिता को जायसवाल सर का प्रणाम है, क्योंकि माता पिता जो होते हैं बच्चे का हमेशा यही सोचते हैं कि बच्चा मेरा मेहनत कर रहा है, बड़ा होगा, ठीक है, हमेशा खुशहाल रहे, अच्छा जीवन व्यतीत करे, सब कुछ उसे मिले। ये माता पिता ही सोच सकते हैं और कोई नहीं सोच सकता, ठीक है। तो माता पिता को हमेशा, ठीक है, और बाकी मैं सारी चीज़ें क्या बोलूँ, सभी आप लोग जानते हैं, मेरे से बड़े भी होंगे कुछ, ठीक है, कुछ साथी होंगे, कुछ छोटे भी होंगे। देखिए, संविधान की संकल्पना का उद्भव जो होता है सबसे पहले कहाँ पर हुआ है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। इसकी पुष्टि 21 जून 1788 में की गई। अमेरिका के संविधान में सम्मिलित अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स भी हमारे मूल अधिकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य की जो, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राज्य की बात कर रहे हैं, तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, जो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है उनका प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, कैलाश नाथ काटजू, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शिवराज सिंह चौहान। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, वर्तमान पूछा जाता है तो शिवराज सिंह चौहान क्लिक करना है, और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाता है तो पंडित रविशंकर शुक्ल की बात करेंगे। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोनों ऑप्शंस की हमने बात कर लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप से शामिल किया है? अमेरिका, भारत, कनाडा, ब्रिटेन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो वह प्रथम देश जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप से शामिल किया गया है वह आपका देश अमेरिका है। जी हाँ, पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 2 प्रश्न और बचे हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। इन प्रश्नों पर आपका फीडबैक क्या मिल रहा है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए, या उपरोक्त सभी की बात करें। तो आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में देखा जाए तो विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। यहाँ पे मुझे तीनों ऑप्शंस जो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, तो उपरोक्त सभी की बात करेंगे। और इस अभ्यास प्रश्न पत्र मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है? बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा, या पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरह से कर पाएगा, या बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर पाएगा या प्राप्त करेगा, या बालक के भविष्य से पर्यावरण का कोई संबंध नहीं है। तो आप जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य में जो संबंध रखता है वह बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। पर्यावरण जहाँ हम रहते हैं, हमारे चारों तरफ का आवरण पर्यावरण कहलाता है, तो हम अपने पर्यावरण पर ही जीवन यापन करेंगे, ठीक है। तो ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। 30 में से आप लोगों का, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और मैं जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं, और इसी तरह बेहतरीन तैयारी जारी रखें। और एडमिट कार्ड देखिए, बहुत ही सारे आप लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। 8 दिन पहले जो है आपको शहर मालूम पड़ेगा, और 3 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको सेंटर मालूम पड़ेगा कि उस शहर का सेंटर आपका कौन सा। देखिए, 8 दिन इसलिए पहले बताया गया है कि आप लोग जो है कहीं अगर दूरी है, रिजर्वेशन है, करवाना हो तो वहाँ पे की व्यवस्था बना सकते हैं। शहर मालूम चल जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर आपको जैसे सीटेट में हुआ 2 या 3 दिन पहले आपको मालूम चलेगा, ठीक है। चलिए, तो जल्दी मिलते हैं। शुभ रात्रि सभी मित्रों को, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा दोस्तों आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप लोग हंसते हैं तो ये परिवार हंसता है। जब परिवार हंसता है तो आपके माता पिता भी खुश